तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट. लाइक men, comma, like state. Governments vary as the characters of men vary. अब यह है क्रिटिकली इवैल्यूएट. तो पहला काम तो है कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर पाओ इस बात को. और दूसरा क्रिटिकली इवैल्यूएट है कि इसके ऊपर आपका क्या पोजीशन है या आपकी क्या एनालिसिस है. हाउ डू यू लुक एट दिस स्टेटमेंट एंड हाउ विल यू सपोर्ट योर स्टेटमेंट. हाउ यू विल सपोर्ट इट. जो आपका सोचना है उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो बेसिकली सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन लेवल इन द सब्जेक्ट. they are trying to know your certain capacities, and most important capacity is your reasoning. ठीक है, चाहे वो CSAT पेपर हो, कोई भी पेपर हो, तो रीजनिंग, लॉजिक, आर्ग्यूमेंटेशंस एंड कम्युनिकेशंस, these are important things, not the level depth of or you can say depth of knowledge in the subject, because this is not academic exam. Fine. The thing is, it is 2-3 things are needed for a civil servant. First important thing is communication. So if somebody is saying so, you should be able to interpret. Now this is very important in international relations, because diplomatic language will always be coded language. You will have to interpret. So they are going to understand or seeing your skills. Next, your communication. Can you explain your point of view and your logical thinking. So now, what is the theme? Normally people may have problem in starting the question. Introduction में problem आती है कि क्या लिखें. तो what do you write in introduction? Introduction होता क्या है? Crux of the question. या इंट्रोडक्शन शुरुआत के 1-2-3 लाइन्स होती हैं जिसमें आप जो मेन बॉडी में लिखते हैं, विच यू प्लान टू राइट, हैज टू बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ समरी, दैट दिस इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. तो इंट्रोडक्शन इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर. जो आपका एग्जाम में पढ़ेगा उसी में क्रक्स आ जाना चाहिए इंट्रोडक्शन में. तो आप पहले हमको ये डिसाइड करना है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट. लाइक मेन, लाइक स्टेट. नाउ एनीथिंग similar to this you have heard in the class. Like state is individual writ large.
तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज ही दूसरे ढंग से पूछा गया है. नाउ गवर्नमेंट्स वेरी एज द कैरेक्टर्स ऑफ मेन वेरी. इसको क्या और समझाया जा सकता है? एरिस्टोटल क्यों आएगा प्लेटो में? स्टेट इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. वो तो आप लिटरली समझा रहे हो, लेकिन इसका कहना क्या चाह रहा है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस? व्हाट? डेमोक्रेसी. बट वो भी एग्जैक्ट नहीं है. इवोल्यूशन ऑफ आइडियल स्टेट. हाउ आइडियल स्टेट इवॉल्व्स? तो दैट इज तो डिग्रेडेशन ऑफ आइडियल स्टेट. हाँ, इस गवर्नमेंट तो व्हाट ही वांट्स टू से, आगे इसके बाद वो क्या कहना चाहेगा? जैसे कभी नहीं समझ में आए तो आगे क्या कहना चाहेगा? गवर्नमेंट्स वेरी एज द कैरेक्टर्स ऑफ मेन वेरी. गवर्नमेंट्स विल डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर. ठीक है, अभी तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है. ये आपको पता चल गया, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. अब ये स्टेटमेंट उसकी किस थियरी का है? थियरी ऑफ जस्टिस. तो ये चीज पहले आइडेंटिफाई करो, किस थियरी का है? जस्टिस मतलब आइडियल स्टेट. तो इफ पीपुल आर नॉट जस्ट, कैन स्टेट बी जस्ट? नो. तो ये समझना है व्हाट ही इज सेइंग. इफ पीपुल आर नॉट जस्ट, कैन स्टेट बी जस्ट? ठीक है. सो हु इज अ जस्ट मैन? इन whom reason dominates over courage. तो who is, which is a just state? Where man of reason rules. तो इसमें अल्टीमेटली 100 बातों की एक बात, ये थियरी किसके ऊपर है? फिलोसोफर किंग पर या आइडियल स्टेट पर. तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था? है थियरी ऑफ जस्टिस पे भी लिखा तो भी ठीक है, या तो थियरी ऑफ जस्टिस पे लिख दो. तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए 5 लाइनें किसी की सुन के कि अल्टीमेटली दिस पर्सन वांट्स टू से सो. तो ये उसका एसेंस है, उस चीज का निचोड़ है. वो 100 बात की एक बात. हमेशा ये सोचो इसमें 100 बात की एक बात क्या है? वो तो है, लेकिन अल्टीमेटली जस्टिफिकेशन ऑफ फिलोसोफर किंग है, आइडियल स्टेट है. ठीक है. तो हम एकदम लिटरली थोड़ी लिखेंगे. तो हम किसी को बताएंगे कि आई हैव अंडरस्टूड दिस इज अबाउट हिज इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग. अब ये जो है, मान लो ये तो प्लेटो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही क्या है? थियोरी ऑफ फिलोसोफर किंग. पॉलिटिकल की उसने कहा है कि फिलोसोफर हैज टू बी द रूलर्स. तो ये इंस्टीट्यूशन जस्ट थियरी ऑफ या थियरी ऑफ आइडियल स्टेट और अ जस्ट स्टेट विच जस्टिफाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग. तो यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चरिंग में दिमाग में आना चाहिए कि आई विल राइट. थीम क्या है? कि ये फिलोसोफर किंग का है, प्लेटो का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है या सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन. देन हाउ एंड वाई ही जस्टिफाइज. तो he says that if Athens has to become an ideal state,
means just state, it is to be ruled by the philosopher kings. तो हमारा इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए कि a just state or Plato's idea of a ideal state is the one which is ruled by philosopher king. अगर हम इसको वैल्यू एडिशन के फॉर्म में लिखें तो अगर किसी ने मेरे से ये सेंटेंस बोला तो मुझे एक और सेंटेंस पता है, until philosophers are the rulers. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आता है तो मैं इस कोट से ये कोट लिख दूंगी ऊपर, जिससे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे है कि until philosophers are the rulers or rulers learn philosophy and I will move in that direction. तो ये भी तुम्हें पता ही है, तो यहाँ पर फर्स्ट में पॉइंट में लिख लेना कि until philosophers are the rulers से स्टार्ट करेंगे. हाँ, इससे क्या पता चल जाएगा कि पूरा सब समझ गए तुम कि ये एप्ट स्टेटमेंट है. जितना ज्यादा आपने इस बात को कम्युनिकेट कर दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसके बाद कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि प्लेटोस कॉन्ट्रीब्यूशन या ये ग्रेटनेस ऑफ प्लेटो या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो इज जस्टिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग. इसके हाँ, कोट तो अलग से लिख दो, कोट नहीं गिना जाएगा, मतलब कोट के बाद. अब ये इंट्रोडक्शन में लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये तो सुपरफिशियल है. सारा इसको समझने के बाद चीज आती है इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग पे. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि कैसे भी लिख दो कि प्लेटो, जैसे अगर हम लंबा लिखें कि प्लेटो wants to make Athens an ideal state and he believes that ideal state is when the rulers are the philosophers because they know about their work. बट हम इसको शॉर्ट करना चाहेंगे क्योंकि वर्ड लिमिट है, तो इसको और प्रिसाइजली लिख सकते हैं कि फॉर प्लेटो दैट स्टेट इज आइडियल विच इज रूल्ड बाय द फिलोसोफर किंग. ठीक है, या हम इंट्रोडक्शन में यही लिखेंगे प्लेटोज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग. अब मेन बॉडी में हमें बताना है, मतलब मेन बॉडी में इसको एक्सप्लेन करना होता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश. तो ही बाय वेरियस वेज ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज आर्ग्यूमेंट. और ऐसे नेक्स्ट है कि प्लेटो एस्टैब्लिशेस फिलोसोफर किंग, द स्टेट रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग on various arguments. ठीक है, पहले ऐसे लिखो अपनी कॉपी में, प्लेटो justifies the institution of philosopher king on various arguments. वेरियस आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देता है. अब प्लेटो के आर्ग्यूमेंट्स में फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट क्या है? फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट है virtue is knowledge. ठीक है, तो Plato justifies it on various argument. However, the foundational argument is Socratic maxim या dictum, virtue is knowledge. Virtue is knowledge. ठीक है, तो what Plato believes? Plato believes that first man have to be just and then state will become just. So Plato का एक और statement है कि state does not come out of oak or rock. ठीक है, तो next हम क्या लिखेंगे कि states do not come out of oak or rock.
but they inhere in minds or soul of the people. ठीक है, तो hence he believes that first people have to be just in order that state is just. ठीक है, तो why he argues, or he argues that the principles of first state, people have to be just and then state has to be just. Fine. So then you will write his conception of just man देना है, his conception of just man डैश करके, वो तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, लिखना आपको पैराग्राफ में है, तो conception of just man. अब next, since state is a bigger form of individual, so same principles will apply. ठीक है, तो just state is divided into 3 classes. तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट कि आपने वो एक्सप्लेन कर दिया. अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन में क्या करोगे? हाँ, एरिस्टोक्रेटिक में क्या? रोल ऑफ लॉ इज बेटर देन द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग. ठीक है, तो उसने ये बताया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग. तो अब क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए व्हाट यू कैन से दैट लाइक एरिस्टोटल या his theory of philosopher king has been subjected to cross examination by various scholars from time to time. तो इसमें पहला लिख देंगे एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल क्वेश्चंस द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फिलोसोफर किंग. प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी है? ठीक है, और ही बिलीव्स दैट द प्रैक्टिकल फॉर्म विल बी टायरेनी. नेक्स्ट, और कौन क्रिटिसाइज करेगा? कार्ल पॉपर. ठीक है, तो कार्ल पॉपर, फिर लिख सकते हो कार्ल पॉपर believes that he himself wanted to be the philosopher king. ठीक है, तो फॉल्सिफिकेशन ऑब्जेक्शन नहीं आएगा. वो ये थोड़ी क्वेश्चन कह रहा है कि वो टोटलिटेरियन क्यों है, सिर्फ इतना कह सकते हो. इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता है, प्लेस करना होता है, आइडियाज को प्लेस करना होता है राइट प्लेस पे. एक्सप्लेन इतना नहीं करना होता जिस जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया. ठीक है, तो पॉपर कॉल्स प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. जो की वर्ड्स होते हैं वो ही लिख के काम हो जाता है, लेकिन इन दोनों को लिख करके क्या इनफ है? आपको अपनी पोजीशन भी लेनी पड़ेगी. तो आप क्या पोजीशन लोगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन में? इज इट अ गुड आइडिया? You want to live under the philosopher king? You don't believe. लेकिन is anything good? ठीक है, तो इसमें हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि it would not be wise to concentrate all powers in the hands of
one person, neither the modern conception of justice will support the idea of classifying the population of the state into 3 classes. तो ये मॉडर्न आइडिया ऑफ जस्ट स्टेट के नियर नहीं है. हाउएवर वी शुड एप्रिशिएट Plato's view that without citizens being just, it would be foolish to expect a state to be an ideal, to be ideal. ये तो अप्रिशिएट कर ही सकते हैं. ठीक है. तो अल्टीमेटली द नेचर एंड कैरेक्टर, अल्टीमेटली अब अपनी समझ अपने से कुछ लिखो कि अल्टीमेटली स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्शन एंड नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ स्टेट will be shaped by the people. So we have to, we need to try to be virtuous citizens. कम से कम ये मैसेज, this is a good message. Fine. तो anyone, अब सोचो क्या ऐसा किसी और ने बोला है? What? में क्या लिखोगे? लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सिमिलर आइडियाज जो हैं, दैट स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज इज फाउंड इन जेएस मिल ऑल्सो. ठीक है. तो जेएस मिल से कंपेयर करो. तो जेएस मिल ऑल्सो रिप्रेजेंट सिमिलर आइडियाज. दो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, दैट no state becomes great by dwarfing its own people. ठीक है. अब let us see कि ये मान लो एक किसी का ऐसे उठाया रैंडम, ये क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे लिखा होता तो इसकी हाउ इज दिस आंसर. सो Plato is called as father of political philosophy. He belonged to Greece. Athens has lost war and finds out that there was actually 2 cities ruled by ignorant rulers. तो ये relevant introduction है? नहीं है, मतलब useless है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. It's like a story building, बहुत पीछे से जा रहे हैं, तो it's not a good introduction. It is more of a story. चलो ये भी सही है, लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत है यहाँ? क्या कहीं से इस क्वेश्चन का इससे कोई लिंक है? अगर हम प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफीज आंसर में नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ जाता? है जरूरत? नहीं है. और पूरे इंट्रोडक्शन में वो मेन थीम आई नहीं जो लिखनी चाहिए थी. तो ये इंट्रोडक्शन कैसा है? तो सुपरफ्लुअस है, वेरी सुपरफ्लुअस, वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन आस्क्ड. Doesn't, you need to write core जो आप आगे लिखने वाले हो. ये तो राइटिंग इंट्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. इनके मार्क्स इंट्रोडक्शन में तो गए. He says state is individual writ large. That is, अब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं. स्टेट इज दैट इज के बाद मतलब फुल स्टॉप के बाद दैट इज लिखा जाता है.
तो जो एग्जामिनर है वो तो आपकी, उसको जितनी ज्यादा आपकी गलतियां मिलेंगी उतना आसान होगा, हमको तो एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम तो गलतियां निकालेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज स्टेट इज द मैग्निफाइड वर्जन ऑफ इंडिविजुअल और मैन। तो अब दो दो वर्ड्स क्यों लिखने एक ही के लिए? वो तो क्लास में किसको इस वर्ड से समझ में आ जाए, किसको इस वर्ड से समझ में आ जाए, लेकिन क्लास के ही लैंग्वेज में नहीं लिखना होता है। तो ही सेज बाई सेइंग स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, अगर यही कहना है तो इससे अच्छा वही स्टेटमेंट कहते जो इस क्वेश्चन में था और उसे एक्सप्लेन करते। सो एज प्लेटो एस्पायर्स टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, ही विल हैव टू मेक मेन आइडियल, दैट इज जस्ट पीपल। ठीक है, लेकिन थोड़ा और सोच करके टू द पॉइंट आया जा सकता था, और ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक नहीं करो। Now, to make people just, he brings theory of justice. He says justice is prior to right, equality and liberty. ये कब कहा प्लेटो ने? हाँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अब क्या कर रहे हो? फेक फेक हो गया ये सब। यू आर ट्राइंग टू मिसगाइड। तो ये फेक फेक जैसे ही पता चल गया इंसान फेक है तो छोड़ दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। डोंट ब्रिंग एनी सच थिंग। नेक्स्ट, he further brings theory of philosopher king, which is the telos to make people, क्या make people? तो अब ये सब चीजें हैं, मतलब अगर इनको पता होता, लेकिन अगर ये दो तीन बार और whosoever this person is दो तीन बार और सोचते तो स्ट्रक्चरिंग हो जाती। टेलॉस वेलॉस की जरूरत थी नहीं, लेकिन जिसने भी आंसर लिखा उसने वाले सोच के नहीं लिखा है, उसने देखा शुरू में ही और उसको लग गया बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। ठीक है, लेकिन करते करते लगा कि स्ट्रक्चर नहीं किया, तो इस पहले स्ट्रक्चरिंग करके फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। which is the telos to make people and remain just. As philosopher king will be reluctant to rule and not eager to become, this will be end ignorant nature of ruler. इसका कोई काम का है? Although he says, फिर सोचा क्या लिखें, practitioner will not be able to replace the practitioner of medicine. This justifies the authority. कैसे चलता है भाई? हाँ, द अथॉरिटी ऑफ द फिलोसोफर किंग। तो एक्सप्लेनेशन पूरा गलत है इसमें, मतलब सोचना चाहिए था पूछा क्या जा रहा है। ही वॉन्ट टू मेक मैन टू लिव ऑन करेज एंड रीजन, नॉट ऑन एपेटाइट। ये कैसे है? ये कहाँ है? कि तुम लोगों में से है किसी की कॉपी? However, Aristotle as a pragmatic man says, criticizes, अच्छा इन्होंने says लिखा, अब इनको लगा ये गलत है, criticizes ही लिख देते हैं। ये कोई जहां सोचा वो वाली सोच की खास जरूरत नहीं थी, जहां सोचना चाहिए था वहां नहीं सोचा। criticizes theory of philosopher king as it absolute power corrupts absolutely, even if he is philosopher king. Too much control and monitoring, ये कहां से आया? फिर आगे फुल स्टॉप भी आ गया, फिर सेबाइन सेलाइन बन गया। सेबाइन सेज नॉट ओनली इट इज बैड पॉलिटिक्स बट बैड साइकोलॉजी। सब कुछ क्यों लिखना है? जो जो याद आ रहा है? प्लेटो वांट्स टू मेक मैन रिस्पॉन्सिबल व्हेन अ फिलोसोफर किंग रूल्स। जब फिलोसोफर किंग रूल करता है तो लोग रिस्पॉन्सिबल अपने आप कैसे हो गए? इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोडिक्टरी टू स्टेट इज प्रायर टू मैन। ये कैसे कॉन्ट्रोडिक्टरी है?
Hence Plato wants to make Athens an ideal state. ठीक है, तो ये आंसर तो आई डोंट थिंक, ये तो नेगेटिव मार्किंग सब आ जाने चाहिए इसमें। हंस तो रहे हो तुम लोगों ने, क्या कमाल किया होगा अभी। एनीबडीज कॉपी कैन बी देयर, मैंने कहा ऐसे रैंडम ढूंढ के देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सारा लिख दिया बिना मतलब, इससे अच्छा अगर सोच, ऐसा कुछ था नहीं दैट पर्सन डजंट नो प्लेटो एवरीथिंग, बट यू हैव टू शार्पन योर स्किल्स, शार्पन योर लॉजिक। क्वेश्चन का आंसर कि आप इस चीज को कैसे बताना चाहोगे। तो नाउ है, ट्रिकी तो होगा ना, फिर नॉर्मल से क्या, फिर नॉर्मल से टेस्ट लेके क्या करना है, तो वही तो सोचना है ना। तुम अभी आए, लेट आए, हमारे हिसाब से तो हमेशा वही सोचो जो सोचना चाहिए उसी एग्जाम। अरे तो देखो ये क्या है, इसमें क्या लिखना है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना। तुमने कैसे मतलब कुछ लिखा था इसमें, तुमने टेस्ट ही नहीं लिखा। टेस्ट लिखना चाहिए टाइम से, फिर तो अभी फिर इवैल्यूएट, तो फिर तुम बाद ही में देखो, हैं तब तो तुम टॉप कर जाओगे फिर। हाँ नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई पहली बार इस क्वेश्चन को देखे तो आंसर कैसे करेगा, मतलब क्यों नहीं करेगा, मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है। अगर सही सोचने की आदत है, लॉजिकल सोचने की आदत है, रटने की आदत नहीं है, तो दिमाग से सोचेगा ना ये किस किस एरिया का क्वेश्चन है। अच्छा फिलोसोफर किंग है, की वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम लिखना क्या है। यू रेज योर एम्बिशंस ग्रेजुअली। हाँ, सोचने की ही प्रैक्टिस करनी है, स्किल डेवलपमेंट। क्या लिंक करना है, तो यही तो है, नोइंग समथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज डिफरेंट। अगर आपने लिसनिंग समथिंग सिर्फ लिसन किया है, अंडरस्टैंड नहीं किया, और अंडरस्टैंड नहीं किया, या सिर्फ आप जानते हो और समझते नहीं हो, देयर इज अ डिफरेंस इन नोइंग थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप की, मतलब योर वे ऑफ स्टडीज इज नॉट सुपरफिशियल, यू अंडरस्टैंड, यू लिंक, यू अप्लाई, यू आर एन एक्टिव लर्नर। ऐसा नहीं बस हमने बताया हम लिखते गए ऐसे। कुछ लोग सोते सोते जागते हैं, वो क्या है, क्या सेकंड लाइन बोली क्लास में ही। कुछ लोग आज जैसे क्रिश्चियन सोशलिज्म बताया, अब उसका गिल्ड सोशलिज्म से क्या लिंक था। तो अगर आप अटेंटिव नहीं हो, ये दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड, मतलब हमेशा वैसा ही होना है। ठीक है, और यही है एक्टिव लर्नर, यू हैव टू स्टडी लेस। इसीलिए कह रहे हो ऐसे क्लास से ही कुछ घर पे पढ़ के क्या इससे होता, जो क्लास में पढ़ा था उससे भी आंसर लिखते, मैक्सिमम था एक दो कोट नहीं लिख पाते, लेकिन थिंकिंग को वो करना है। ये आर्ट्स है, मतलब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में क्या है, ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू ईच अदर। तो आप कैसे उसको समझा रहे हो, यही सारे स्किल्स हैं। तो तुम लोग क्या होते हैं, एक तो ऐसा तुम लोग पहले से दिमाग में सोच के रखते हो कि एक अलग सब्जेक्ट है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो इसको लिख नहीं पाऊंगा, तो पहले तो वो समझ के, जबकि इट इज सो इजी इन कंपैरिजन टू साइंस। इसमें कुछ भी है नहीं, इट्स ऑल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है कि आपका माइंड, आप कितना मतलब वही सब स्किल्स देख रहे हैं ना। आर यू क्लेवर लाइक फॉक्स, पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, शार्पनेस आनी चाहिए। वही चीज सीसैट पेपर में, हर पेपर में वही चीज है, पूरे यूपीएससी के सब पेपर्स का एक ही पैटर्न है। लोग बहुत गलती करते हैं कि ये पढ़ाई का एग्जाम है, नहीं है ये।
पढ़ाई के तरीके का एग्जाम है, एकेडमिक्स है ही नहीं है। तो इसीलिए जब कहते हैं ये बुक पढ़ लें, बुक पढ़ने से क्या होने वाला है अगर पढ़ने का तरीका ही नहीं पता? तो तुम पढ़ते जाओगे बट उसका आउटपुट तो क्या, पहले खुद सोचो ना, आउटपुट हमें क्या लेना है, what output do I want from it? So you don't have to write answer like a academic answers. Academic answers नहीं चाहिए, practical answers. क्या इसे explain कर पा रहे हो, क्या किसी live example से you can explain? ठीक है, yes. जैसे यही वाला आंसर में हमने बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए, पहले हम फिलोसफर के फिर उसका जस्टिफिकेशन, फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट। तो एक क्वेश्चन पे कितना हम उसमें डीप डाइव जाना चाहिए, क्या हमारा फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं? हमें उस चीज को समझाना है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू गिव मोर आर्ग्यूमेंट्स, इट मीन्स यू शुड मेक सेंस, you should be able to tell what is being asked. इसीलिए कह रहे हैं जैसे बहुत पॉइंट्स डंप कर दिए, वाई पॉइंट वाइज अप्रोच इज सजेस्टेड कि मत अडॉप्ट करो, बिकॉज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट बिकम्स डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. when you write in paragraph then some analysis comes. और तो ये हर चीज के पीछे पर्पस है. 5 चीजें आप 5 बुराइयां ना लिख के 2 ही लिख रहे हो, लेकिन यू आर एबल टू सी द लार्जर पिक्चर बता पाए. तो पहले थीम ही पकड़ पाए, अब उन्होंने पूरा सब बिगाड़ दिया वो मार्क्स आइटम. अननेसेसरी नहीं, जितना एसेंशियल है सारा थोड़ा लिखना है. हाँ, यू कैन हैव अदर आर्ग्यूमेंट्स बट इट शुड बी रिवॉल्व इनटू सेम. जो थीम सेम होना चाहिए, वर्ड्स तो नहीं सेम होंगे, थीम तो सेम होना चाहिए. आप इस बात को दूसरे ढंग से कह रहे होगे, हम थीम एक, आपको थीम पकड़ना है. 10 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला है, थीम पकड़ लो. ठीक है कि इसका थीम ये है, हम एरिस्टोटल सेज रूलर हैज टू बी वर्ल्डली वाइज, लेकिन अब वहां तक जाना मतलब वो कह रहा है कि फिलोसोफर किंग डज नॉट नो अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड ऑल, वो नहीं तो क्या सेलेक्ट करके लिखना है. आ गया समझ में? लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन. Locke is the proponent of the doctrine of possessive individualism par excellence. Elaborate. Locke is the proponent of, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, क्या क्या लिखना चाहिए था? He is individualist out and out. कहाँ वो कोट लिखना चाह रहे हो? बट स्टिल उसने अथॉरिटेटिव स्टेट बना, और जो लॉ है उसने नेशनल राइट्स के बेसिस पर स्टेट को लिमिट कर दिया. बट ये क्वेश्चन ही ये नहीं है. राइट टू प्रॉपर्टी पे डिटेलिंग करनी थी. तो लॉक इज द प्रोपोनेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म पार एक्सीलेंस. इसमें पहली चीज क्या लिखनी थी? डेफिनेशन ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हु इज पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट एंड लॉक. तो और क्या तरीका हो सकता था? अच्छा, नेचुरल लॉ. कौन बोल रहा है? सेंटेंस बोलो पूरा. नेचुरल लॉ बोल के क्या होगा? फिर फुल स्टॉप लगाओगे, फिर फुल स्टॉप आगे जाएगा ही नहीं. कितनी देर का फुल स्टॉप? नेचुरल लॉ फुल स्टॉप लाइफ लिबर्टी नहीं. Locke is the proponent of doctrine of possessive individualism. ये किसी कॉपी है?
इसमें एक तो वो नहीं आएगा इंडिविजुअलिस्ट, ये इंडिविजुअलिज्म पे नहीं, इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट पे नहीं है, इलैबोरेट करना है, हमको शो करना है, वी हैव टू शो on what grounds we can consider him as a scholar of possessive individualism par excellence. तो हम पहले थिंकिंग कोई एक शब्द से पकड़ो कि क्या क्या हम रिकंस्ट्रक्ट करें, तो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म मतलब कैपिटलिज्म। वैसे नॉर्मली नहीं रहेगा जब तक कई बार पढ़ोगे नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे कोट करना था तो मैकफर्सन का कोट करना था कि क्या क्रिटिसिज्म, क्या अगर पहले मान लो, लिख लो अभी कॉपी में कि अगर कोट करना था तो मैकफर्सन का करना था, क्या कोट करते? ही इज अ बुर्जुआ अपोलोजिस्ट, बुर्जुआ अपोलोजिस्ट। is so his philosophy was more concentrated on right property, तो क्यों ये कहानी कहानी नहीं लिखनी है ना, तुम ये लिख सकते थे कि लॉक हैज गिवन द theory of natural rights where he has given the comprehensive account of right to property। आपका क्यों नहीं कर सकते? पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म पे है, लेकिन तुम जो कहना चाह रहे हो फिर से बोलो, ये नहीं करेंगे ना, ये इसमें नहीं आएगा कि लॉक इज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म, लेकिन उसने लिबर्टी पे नहीं लिखा, उसने प्रॉपर्टी पे लिखा। तो सही क्यों, पहले क्यों नहीं बता रहे हो प्रॉपर्टी पे लिखा? क्या ब्यूटीफाई? ये ब्यूटीफाई नहीं हो रहा है, ये अगलीफाई हो रहा है, जिसको आप ब्यूटीफाई समझ रहे हैं। अगर मिल के बारे में लिखते, मिल की लिबर्टी लिखते, तब लिख देते। तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। हाँ, ये दे सकते हो, इंडिविजुअलिज्म पे दे सकते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात क्या है इसमें, कौन सी थ्योरी है? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना ही लिखना है। तो पहले सोचो राइट टू प्रॉपर्टी, क्या क्या कहां लिखना था इसे? नहीं, यानी मेन बॉडी जो है, मेन क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये किस थ्योरी का क्वेश्चन है। राइट टू प्रॉपर्टी पर पार एक्सीलेंस है, मतलब उसने एब्सोल्यूट जस्टिफिकेशन दिया है राइट टू प्रॉपर्टी। और खास बात क्या करी है कि ये नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा कहीं अब राइट है तो इक्वल है, मतलब पहले सोचो कि क्या क्या चीज, क्या सेट, क्या क्या हम जो भी दिमाग में आ रहा है। फिल्मर का जो फ्यूडलिज्म का क्रिटिक है, तो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म तो कैपिटलिस्ट स्कॉलर है, तो हम क्या ये पॉइंट लिख सकते हैं पहले क्या क्या आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं। तो लॉक इज अ प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रीन ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। या तो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म से स्टार्ट करो या सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज से स्टार्ट करो कि एवरी थिंकर रिप्रेजेंट the perspective of a particular class. Hobbes represent the interest of emerging bourgeois class. He has justified natural right to property. तो इसमें पहले तो क्योंकि स्कॉलर ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म ये बताना चाह रहा है कि इस क्लास का थिंकर है, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली पॉजेसिव से चालू कर दो या यहां से स्टार्ट कर दो
कार्ल मैनहाइम्स कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा दिखाना है कि मुझे नॉलेज है तो वहां से कर दो, क्योंकि ये सारी चीज इस बात पे आ रही है कि वो इस क्लास का थिंकर है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो जैसे अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनहाइम, या ऐसे लिखो, कार्ल मैनहाइम इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज highlights every thinker represent the perspective of a particular class, and in this context Locke is seen as the scholar of emerging bourgeois class. ठीक है, अब एक चीज से दूसरी चीज में एंटर कर दिया जाता है, मतलब इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास से पकड़ के रखो। ठीक है, तो इसमें लिखो इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास चैलेंज्ड द मोनोपोली ऑफ feudal class over property, comma, Locke has established property as the natural right ठीक है, property as a natural right. Next you can say he can be, he is a scholar of possessive individualism as he establishes absolute right to property. ठीक है, तो अब कोई ऐसा सेंटेंस लॉक का जो एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी को बताता है, लिखो राइट। अब जैसे कोई जरूरी नहीं, अगर आप सही जगह पे पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर ही जस्टिफाइज एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, तो हम इसका स्टेटमेंट दे देंगे द सोल पर्पस फॉर विच Commonwealth is created is the preservation of property. Means state cannot take away man's right to property except according to his consent. ठीक है, अब his consent, फिर लिखो एज अ क्रिटिक ऑफ फिल्म ही स्टैक। अब उसकी थियोरी लिखना पड़ेगा, थ्योरी मतलब जितना समराइज करके मेन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी का है। तो एज अ क्रिटिक ऑफ फिल्मर ही एस्टैब्लिशेस दैट property belongs to those who have created property
by putting the labor. तो लिखो man should have absolute right over the products of his labor. However, he gives three limitations. तो थ्री लिमिटेशंस पता ही है, वो छोड़ दो. नॉट टू स्पॉयल लेबर एंड ऑल. तो ये उसकी थियरी हो गई. ठीक है. अब क्रिटिसिज्म, तो इससे क्या हो गया, इलैबोरेट हो गया. नहीं, वो सब ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है. अब हमारा ये आ गया ना, ये स्टेटमेंट पे हमें बताना है कि लॉक इज द डॉक्ट्रिन, प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म. लेकिन क्लास में मैंने बताया था ये डिबेटेबल है. हाँ, तो इलैबोरेट तो है, लेकिन जब आप किसी का प्रोस कॉन्स बताएंगे तो भी तो उस चीज को करते हैं ना. तो इसमें कह सकते हो कि स्कॉलर्स लाइक मैकफर्सन call him a scholar of possessive individualism. Possessive individualism. But there are scholars who suggest that John Locke represent the interest of agrarian capitalism, फुल स्टॉप. फिर उसका न्यू इंटरप्रिटेशन किया, जैसे जॉन डुन, DUNN, जॉन डुन. तुम्हारे पास है वो कॉपी है लॉक वाले, क्या क्या लिखाए थे? हाँ, तो जॉन डुन और इन लोगों ने बताया कि वो हाँ, मतलब लिबरेटर नहीं, लेकिन अगर हमें ये लगे कि कुछ इसके मतलब और जो ओपिनियंस थे वो डाल सकते हैं यहाँ पे. याद अभी नहीं है, लेकिन बाद में तो फिर प्रिपरेशन कैसे होगा. जॉन डुन का क्या है? हाँ, क्या? हाँ, वो डाल सकते थे. और क्या डाल सकते थे? किसका है? एन वुड. इधर दिखाओ, वो रजिस्टर दे दो. क्या? ठीक है. एग्रेरियन कैपिटलिज्म, ये है एन वुड का, ब्रैकेट में. फिर जॉन डुन का, DUNN, डुन. वी शुड सी हिम एज एन एडवोकेट ऑफ कैल्विनिज्म. कॉमा, एबेनस्टीन held instead of bourgeois apologist, he should be seen as liberator. तुमने एग्रेरियन कैपिटलिज्म को AGGRERR, एग्रेरियन AGAR, एग्रीकल्चर वाला. हाँ, ठीक है. अब देखते हैं लोगों ने क्या क्या
जुल्म ढाए लियोन लॉक के साथ। लॉक इज अ प्रोपाउंडर ऑफ डॉक्ट्रिन, मतलब पजेसिव इंडिविजुअलिज्म भी शुरू में एक्सप्लेन भी कर सकते थे तो और क्लियर हो जाता। इट इज सेड लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट, तुम्हारा यही है ना, तुम्हारा आंसर है, यू वर सेइंग आउट एंड आउट वाला। अच्छा, इट इज सेड इन लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, दैट इज लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट थ्रू आउट। तो इसकी जरूरत नहीं थी। Unlike Hobbes, who was individualist in the beginning, double G, and turned absolutist later on. तो ये तो उसके इंडिविजुअलिज्म पे क्वेश्चन है कि कैपिटलिज्म पे? कैपिटलिज्म पे है, इंडिविजुअलिज्म पे थोड़ी है। तो अगर इन्होंने इंट्रोडक्शन इंडिविजुअलिज्म पे लिखा है तो सही लिखा है? नहीं लिखा। और ये कोई तरीका नहीं है एरो एरो, ये क्या मतलब, व्हाट डू यू वांट टू शो? ऐसे कभी नहीं करना है। जब मैं कहती हूँ पैराग्राफ चेंज कर दो, मिडिल से लिखा जाता है, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन गलत, क्योंकि इंट्रोडक्शन में थीम ही नहीं आया। अगर पहले तो राइट लिखना सीखो, फिर अच्छा लिखना सीखो। अच्छा लिखना है तो बुर्जोआ अपॉलोजिस्ट से कर सकते हैं। तो अब पहली बात तो ये हो गई कि क्वेश्चन इज नॉट ऑन इंडिविजुअलिज्म। और अगर इंट्रोडक्शन ही गलत है तो आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्यों चेक करेंगे आगे? ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ यही शार्पन, मतलब जैसे पीटी में भी 4 ऑप्शन रहते हैं, तो कौन सा बेस्ट मोस्ट करेक्ट है? तो थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म सेम है क्या? इस क्वेश्चन से हम पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, अगर हम उसको लिख भी रहे हैं इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, तो क्या कहीं पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के आसपास पहुंच रहे हैं? ठीक है, यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी पेपर पर कि ये ऐसे करें वैसे करें। ठीक है, thus the above mentioned statement of Locke is a proponent of the doctrine of possessive individualism par excellence। इन्होंने तुरंत ही प्रूव भी कर दिया उल्टा सीधा लिख के। कहीं से 10 आ गया यहाँ पे। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म नहीं पता चला, उसके आसपास नहीं पता चला, और इन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। इसीलिए shows the individualist and utilitarian nature of law। इसका कोई काम है? नहीं। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो कोई मार्क्स वैसे मिलने नहीं, तो आगे क्या ही देखेंगे। ठीक है, सब बेकार हो गया। नाउ नेक्स्ट, वी कैन establish the fact that Locke is in favor of liberal democracy, considering the rights of all and does not let state to be an absolute authority। है जरूरत? हल्का सा यहाँ थोड़ा सा एक टच है कुछ रेलिवेंट का, लेकिन इसकी जरूरत है फेवर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। वो तो तब होता जब कंसेंट वनसेंट पे कुछ क्वेश्चन आता। एंड 10 पे बहुत जोर है। अरे तो हम जब कुछ प्रूव करते तब 10 लिखते हैं कि जबरदस्त। और ये नहीं लिखना है, ऐसे एरो एरो नहीं बनाने। एंड दस गिव द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। इनसे किसने पूछा? दैट इज द राइट विच इज बेस्ड अपॉन द रीजन ऑफ मैन, डज नॉट लीव स्टेट ओनली ऑन द बॉडी टू फॉर्मुलेट द लॉज। अनलाइक हॉब्स, हॉब्स के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अनलाइक हॉब्स हु एस्टैब्लिश दैट स्टेट इज द ओनली बॉडी टू मेक लॉ। ये किसी ने पूछा? राइट्स तो बताते थे, तो राइट टू प्रॉपर्टी बताना था, उस पर ये इंसान आ ही नहीं रहा है। तो हाउ इरिटेटिंग द पर्सन इज। फाइन। अब नेक्स्ट है कि ना तो नेचुरल राइट पे क्वेश्चन है, तो राइट्स हम तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, तुम लोगों को थोड़ी यहां एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी तक आंसर नहीं मिला। Locke established the fact that a state can make laws which are not arbitrary in nature
and state in any condition can't take away the three basic rights: life, liberty. We can see that Locke, ultimately we can see Locke is a proponent of rising bourgeois class, capitalist class, and favor the utilitarian character of man. इसकी कोई जरूरत थी? हाँ, किस चीज की जरूरत थी? इन्होंने यही कुछ कुछ एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन कोई बीच बीच में लिख दिया है तो एक्सप्लेनेशन हो गया वो. He gives prominence to reason of man and the utility of man against arbitrary rule of the state. है इसका कोई लिंक? राइट टू प्रॉपर, फिर बीच में आ गई राइट टू प्रॉपर्टी. एंड ही गिव्स सम लिमिटेशन एज सच. किस चीज पे लिमिटेशन? लिमिटेशन ऑफ लेबर, दैट इज इफ मैन हैज अलोन लेबर. अच्छा, डन लेबर ऑन अ लैंड, इट इज हिज प्रॉपर्टी एंड मैन हैज कंप्लीट राइट ओवर इट. स्पॉइलेज लैंड, स्पॉइलेज ऑफ लैंड, स्पॉइलेज लिमिटेशन था. ये लैंड ही स्पॉइल करवा दे रहे हैं. द अनयूज्ड लैंड इज बीइंग स्पॉइल्ड as it can be converted into make capital. Thus Locke अब वो जिसका भी आंसर बोलेगा मैंने इतनी बार तो प्रूव किया 10 10 10, तो इनको 10 मार्क्स में 10 का अपोजिट मार्क्स मिल जाएगा. 10 का अपोजिट मतलब 0 मिल जाएगा. इसे क्या लिखा है एक कूड़ा कबाड़ा? इसे अब फिर कहो कि मार्क्स नहीं आ रहे. एक तो लैंग्वेज भी थोड़ा ध्यान में रखना है फिलहाल. चलो अब थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. क्या? कुछ भी डालो लेकिन जो क्वेश्चन पूछा वो पहले बता दो. फिर तुमको जो डालना है डालो लेकिन क्वेश्चन तो बता दो. 10 ठीक है, हर लाइन के बाद 10 कर दिया तो प्रूफ. कौन है इंसान? चलो अब इनको देखते हैं. इन्होंने 20 लिखा होगा, 10-20. डियर इज प्लेटो बट डियरर स्टिल इज ट्रुथ. यहाँ पे शॉर्ट, इसकी क्या जरूरत? नहीं, ऐसे ही रैंडम लिए हैं. नहीं, कंक्लूजन इन्हीं थिंकर से कर दो ना. नहीं जरूरत है, उसमें नहीं जरूरत है. यहां इसकी लिखने क्या जरूरत थी? वो भी ए छोटा है, यहां लिख देते. प्लेटो, Aristotle, in the light of above statement, establish that Aristotle is not only the greatest disciple of Plato, but also his greatest critic. ये तो समझ में आ रहा है. इसमें क्या? ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. सिंपल यही है ना. Aristotle is not only the greatest disciple of Plato, but also greatest critic. So following arguments show continuity between Plato and Aristotle, that state is important, state is a source of virtue, concept of obligation, कुछ भी डाल सकते थे, और differences. अब हाँ, और क्या? क्रिटिक कहाँ पे है और डिसाइपल कहाँ पे है? तो पहली बात तो यही है कि both belong to the Socratic tradition, both are critics of sophist tradition, both believe that man is by nature moral, both believe that state is important, state is prior to man, then both are against the concept of equality. तो जो थोड़ा कॉमन चीजें हैं. प्लेटो गोज फॉर एक्सट्रीम सोल्यूशन. एकदम से इन्होंने ना कोई बैकग्राउंड कुछ बनाया है, ठीक है. प्लेटो गोज फॉर एक्सट्रीम सोल्यूशन वेयर एज एरिस्टोटल टेक्स मिडिल पाथ. इस आंसर का ये सही है. ये एकदम से आया है, उसको लग रहा है कि दिमाग पे एक चापटा पड़ गया ना. शॉक
आए एकदम कुछ भी बोल रहे हैं। मेन बॉडी में तो ठीक है, हाँ मेन बॉडी में ठीक रहता है, मतलब ऐसे ऐसे मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसको यहां लिखने का क्या मतलब था। प्लेटोस गोस फॉर एन, अब वाई इन इंट्रोडक्शन, दिस इज नॉट द वे टू इंट्रोड्यूस। सेंट एक्विनस, एक्विनास कॉल्स हिम फर्स्ट फिलोसफर इन ट्रू सेंस। इसका किसके बारे में, किसको फिलोसफर, एरिस्टोटल को। यहां इस क्वेश्चन से इसका कोई लिंक है? तो जब आप इंट्रोडक्शन ही बर्बाद कर दोगे तो कोई सेंस ही नहीं, आगे मार्क्स मिलेगा। ऐसा क्या है जो नहीं इसमें आता है? Plato held the world of idea is real and world of matter is just illusion, but according to Aristotle, idea and matter coexist. चलो ये इनका पॉइंट ठीक है, बट बताने का तरीका गलत है। इस ये पॉइंट तो सही है, बट ना कुछ बेस बनाया, ना कुछ थीम बनाया। प्लेटो हेल्ड दैट देयर, और बीच में एक्विनस क्यों डाला, या तो पहले ही डाल दिए होते तो कुछ तो फ्लो बन जाता। प्लेटो हेल्ड देयर शुड बी नो वन ओवर एंड अबव द नॉलेज ऑफ फिलोसफर किंग। अब ये सब लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत है, नो वन ओवर एंड अबव द नॉलेज ऑफ फिलोसफर किंग, यहाँ पे बट है, बट चालू हो गया। एरिस्टोटल हेल्ड दैट लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। इनको यही मार कंफ्यूजन है एक्विनस में आई है कि ई है, पैशन में क्या है, विच मीन्स सुपीरियोरिटी ऑफ लॉ ओवर फिलोसफर किंग। तो ये मतलब काफी बेकार और वैसा आंसर है, ये से क्या ही मार्क्स कोई देगा। Plato goes for communism of family, which means there should not be private family. But अब यहाँ पे बट के आगे फुल स्टॉप जरूरी, यहाँ पे नहीं जरूरी। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फैमिली इज द टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन। ये तो ऐसे लग रहा है पत्थर लेके सिर पे मार रहे हैं किसी के है ना, इतना डिसइंटरेस्टेड ढंग से इन्होंने लिख दिया है। इन प्लेटोज आइडियल स्टेट ही गोज फॉर अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। बट से क्या फुल स्टॉप के बाद चालू होता है? करना चाहिए। बट एरिस्टोटल सेड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, ही गोज फॉर इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज। According to Aristotle, law represents common reason which is desirable over knowledge of philosopher king. फिर according to Plato, family and property is a cause for corruption. फिर फुल स्टॉप पे इतना जोर है इनका, इनका स्टाइल है फुल स्टॉप बट फुल स्टॉप। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर आर सोर्स ऑफ वर्च्यू, फुल स्टॉप। प्लेटो गोज फॉर रूल ऑफ फिलोसफर किंग, बट अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे फिर नहीं यहाँ पे इन्होंने डाला है फुल स्टॉप है। ये मतलब इसमें ना तो राइटिंग स्टाइल है ना समझ है। प्रॉपर्टीज अ कॉज, प्लेटो गोस, पहले तो इनसे पूछा है कि ये पहले बताओ कौन से बट से पहले फुल स्टॉप लगना है, कौन से ठीक है। और कभी तुम मतलब तुम कैसे डिसाइड करते हो कि इसमें लगता है इसमें नहीं लगना है। बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिटी इज बेस्ट प्रैक्टिकल विच इज डिजीरिएबल, और क्या है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मिडिल क्लास अथॉरिटी। साथ में इन्होंने कोट भी डाला है, मतलब वैल्यू एडिशन किया है। अथॉरिटी ऑफ स्टेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ फिलोसफर, एरिस्टोटल। और ऐसे गीता का ये अध्याय खत्म होता है। अकॉर्डिंग टू, फिर अकॉर्डिंग टू आगे, वी शुड नॉट रिमूव, कहाँ रिमूव करना है,
यूपीएससी बोलेगी लेट अस रिमूव यू. हाँ, वी शुड नॉट रिमूव बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर सैक ऑफ बेस्ट. तो अब इनको क्या ही मार्क्स मिलेंगे, जबकि इनको पता है, इन्होंने थोड़ा पॉइंट्स तो हैं लेकिन सोच नहीं है. फैक्ट्स वैक्ट सही है इनके, लेकिन सोच नहीं है. समझदार व्यक्ति नहीं है ये. ठीक, बस समझ करके नहीं लिखा है. इतने ही नॉलेज में समझ के लिख लेते. तो डियर इज प्लेटो, तो इसका पहले तो क्वेश्चन का थीम लिखना चाहिए था. क्वेश्चन किसके ऊपर है? ठीक है, तो कह सकते हो कि प्लेटो या प्लेटो इज या एरिस्टोटल इज डिसाइपल ऑफ प्लेटो. एंड या यहां से स्टार्ट करना चाहिए था, बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल बिलोंग टू Socratic tradition, which is in opposition to sophist tradition. या कोट पे ज्यादा ध्यान नहीं दो, तुमने मेन बॉडी सही लिखी है. वही फुटनोट वो लास्ट में लिखोगे तो शायद ज्यादा अच्छा है. एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ एकेडमी. अरे वो सेकेंडरी है, पहले मेन पॉइंट्स कैसे लिखने हैं. कुल मिलाकर के ये लिखना है कि दे बिलोंग टू द सॉक्रेटिक ट्रेडिशन. ठीक है, बोथ बिलीव state is prior to man, both believe that man is social by nature, both believe that reason is a source of knowledge. ठीक है, both do not support the idea of natural equality. However, Aristotle differs from Plato in various ways, या in following ways. तो अब following ways में first, as a in terms of perspective. Following ways में तो कर सकते हो ना, अगर तुम arguments ही देना चाह रहे हो तो following ways वो, लेकिन लिखो काम की चीज. तो फॉलोइंग वेज में इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव दे सकते हो, या लिखते लिखते भी दे दो कि इफ वी दे डिफर इन द पर्सपेक्टिव, प्लेटो इज आइडियलिस्ट, परफेक्शनिस्ट, रेडिकल, वेयर एज एरिस्टोटल इज एरिस्टोटल बिलीव्स इन गोल्डन मीन. ही डजंट गो फॉर एक्सट्रीम्स. सब हेडिंग मत लिखो, पैराग्राफ में ही लिख लो ये पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, तो इसको अच्छा लिखो, हम बता दे रहे हैं. लिखो, इसमें लिखना है कि लिखो प्लेटो इज, या ऐसे लिख सकते हैं, एरिस्टोटल इज डिसाइपल ऑफ प्लेटो. And we see both the continuity and change in their thoughts. तो अब continuity के एंगल पे लिख लो. The continuity comes from the fact that both belong to the Socratic tradition and share some fundamental assumptions.
फर्स्ट मैन इज, ऐसे फर्स्ट की जगह ए बी सी करके लिख दो. ए, मैन इज बाय नेचर social, political. B, state is prior to man. C, idea as reality. Reason as a source of knowledge. Next, inequality is natural and hence desirable. ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ. However, Aristotle deviates from Plato in following ways. तो ए, अब ए करके लिख दो. ए, if Plato is extremist, Aristotle believes in golden mean. B, right, for Plato only idea is real, but for Aristotle both idea and matter are real. Next, for Plato only reason is a source of knowledge, but for Aristotle both reason and observation is a source of knowledge. Right, next paragraph लिखो. आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं कि प्लेटो इज ऑफरिंग रेडिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, like abolition of family, private property, comma, the institution of philosopher king in place of rule of law. फिर Aristotle is highly critical of Plato's view related to communism of family and believes that, अब उनका जो मेन पॉइंट है वो लिख दो. believes that it will bring us back to the state of, to the barbaric stages. Next, abolition of private property is like depriving us from the virtues in order to get rid of vices, vices, vices. Hence he proposes
individual ownership, and hence he proposes individual ownership and common use. Next, instead of rule of a person, he proposes rule of law. अब इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड करने के बाद फिर हम अपनी एनालिसिस लिखेंगे 10 डैश करके जो क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट क्रिटिक। लेकिन अब हम लोग ये लिखेंगे कि इज एरिस्टोटल क्रिटिसाइजिंग प्लेटो, ही इज ट्राइंग टू परफेक्ट प्लेटो। ठीक है, हाँ, तो इसमें लिखो राइट, we should not see Aristotle as a critic of Plato, rather making an attempt. अब ये मतलब आप उसको कैसे देख रहे हैं? Making an attempt to address the anomalies, anomalies, anomalies in the thoughts of Plato. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एरिस्टोटल ग्रेटेस्ट क्रिटिक है, लेकिन आपने उसके काम को कैसे जज किया कि वो अपने टीचर का क्रिटिक नहीं है, उसको वो आगे ले जा रहा है। ठीक है, तो ही इज टेकिंग प्लेटो फॉरवर्ड ओनली। अब इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस में ये भी लिख सकते हो, लिखो राइट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज अ इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन which has evolved as a result of dialectics among the greatest of minds. ठीक है, फिर चाहो तो लिख सकते हो there is no doubt that both Plato and Aristotle are the greatest scholars, and Whitehead is right when he suggests the entire Western political thought is nothing but the footnote ये क्या क्वेश्चन प्रिंट नहीं था हॉब्स वाला? है ऑनलाइन फॉर्म में, ऑनलाइन में नहीं था प्रिंट, तो कॉपी में तो प्रिंट होता है। अच्छा ठीक है, हॉब्स पॉलिटिकल थियरी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इगोइज्म एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस। हाँ लिख सकते हो, तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। दिखाओ, ढंग से नहीं लिखे होंगे या तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो कहाँ पे तुमने पॉइंट्स ही तो ठीक ही लिखा है। ये लिखा है और तो कहीं ऐसे लिखा है, जैसे पहला क्वेश्चन था ये वाला। इतना लिख सकते हो, प्रेफरेबली ए बी लिख दो। ये वाला जैसे पॉलिटिकल थ्योरी वाला
तो इसमें ये लिखा है कि एम्पिरिकल और फिलोसॉफिकल। मतलब 1 और 2 मत लिखो, ए भी लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो लिखना ही पड़ता है। इसमें क्या दिक्कत है? हॉब्स पॉलिटिकल थियरी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इगोइज्म एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था इस क्वेश्चन का थीम है? ह्यूमन नेचर पे। यही तो है, तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो चीजें। चीजें पकड़ते नहीं हो। बचपन में वो खेल नहीं खेला, चिड़िया उड़ खेला है? अगर इसमें एक्सपर्टीज लेनी थी, इसे उड़ना थी, पकड़ के रखना है। क्या है पॉइंट? हॉब्स पॉलिटिकल थियरी साथ ही साथ खुद का भी इवेलुएट कर रहे हो तुम लोगों ने। क्या क्या है? क्या मजा आ रहा है? गंदा लग रहा है? हाँ, क्या? हाँ तो अभी मिलेगी। हॉब्स पॉलिटिकल थे, लेकिन खुद को तो पता है ना क्या लिखा है? क्या फील आ रहा है? 50 है? मतलब नॉट सो बैड है, और यू आर डिफेंसिव। हमें नहीं लगता कि इतना मतलब नॉट सो बैड वाली सिचुएशन में भी हो गए। फर्स्ट टेस्ट में तो बैड ही की सिचुएशन में होते हैं। हॉब्स पॉलिटिकल थियरी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इगोइज्म एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस। चलो सोचो इसमें क्या लिखते हैं। पेन में होते हैं दैट इज व्हाई द नेक्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब क्या है? ऐसा कहीं पूछा गया इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? कहां से तुमको ये? हाँ, कहां से आ गया? मतलब हमें मटेरियल। पहली बात तो क्या यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप कुछ पूछ रहा है? ये तो हमें भी पता है साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड। पहले रुको, पहले इसमें तुम लोगों को क्या क्या पता है? हॉब्स पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इगोइज्म। इसमें इसमें जो है तुमको ये पता है कि मैन इज सेल्फ सेंटर्ड, तो यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर है। तुमको ये पता है कि रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड यूज कर सकते हो, और तुम्हें पता है उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट किया है स्टेट, लेवाइथन, सोवरेनिटी। ये तो सबको पता है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? उसकी पूरी थियरी ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। क्या सेंटेंस क्या हो? शुरुआत कहां से करते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ। तुमको इंडिविजुअलिस्ट का पसंद आ गया लगता है? क्या है तो बैकग्राउंड? इंजीनियरिंग। फिर आओ, इतना इंडिविजुअलिस्ट पे ही आ जाते तुम। क्या लिखते पहली लाइन? चलो क्या लिखते हैं? इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। मैन इज सेल्फिश एंड इगोइस्टिक लिखते हैं। सेकेंड लाइन क्या लिखते हैं? एक ही बात है, वही चीज बात में फिर से लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं एक ही लाइन? नहीं, एक ही पॉइंट को एक से ज्यादा नहीं लिखना है। तो और क्या लिखते हैं? अरे क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे।
से शुरू करते हैं न्यूरोलॉजिकल स्टाइल ऑफ दिस टाइम एंड आउटसाइड पेज द रिवॉल्यूशन पेज दैट्स व्हाई हिज कंसेप्शन ऑफ मैन। अरे क्वेश्चन किस चीज पर है? तुम पहले सही बोल रहे थे, पहले क्वेश्चन ही नहीं, तुम क्वेश्चन ह्यूमन साइकोलॉजी पे है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे है कि किस चीज पे है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जो बेस्ड है ह्यूमन साइकोलॉजी, ऐसा कुछ है नहीं। तुम क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, किससे लिखते? ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन से लिख सकते थे, लेकिन क्या लिखते? एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन बताओ। यस, तुम एक मिनट। पहला पैराग्राफ क्या होता तुम्हारा? हाँ, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म पे है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन वही तो, पहले ये तो डिसाइड करो क्वेश्चन किसके ऊपर है। और मतलब यू ऑल आर अननेसेसरली लिंकिंग की, इसलिए ये हो रहा है। सेंटेंस पढ़ो 2-3 बार खुद से, किस चीज पर एम्फेसिस है सेंटेंस में? कहां पे दिख रहा है स्टेट? पॉलिटिकल थियरी पे है ना। तो किसी ने पॉलिटिकल थियरी बताया? हॉब्स पॉलिटिकल थियरी इज बेस्ड। तो हॉब्स की पॉलिटिकल थियरी बताओ पहले, क्या है पॉलिटिकल थियरी? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी कह सकते हो, जैसे इन्होंने एक लाइन बोला था, सेल्फ प्रिजर्वेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो हॉब्स की पॉलिटिकल थियरी, ये वाले सेंटेंस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसीलिए पढ़ो, पढ़ करके समझो कि इम्फेसिस किसके ऊपर है। देखो मत कि क्वेश्चन क्या है, आंखों से मत देखो, उसको पढ़ो 3-4 बार, 3 ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। अगर 3 वर्ड दिए हैं, पॉलिटिकल थियरी, सोशल इगोइज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो इस पे इन फोकस डाल के देखो, इस पे देखो किस पे जा रहा है क्वेश्चन का फोकस। हॉब्स पॉलिटिकल थियरी इज, मेन चीज तो पॉलिटिकल थियरी पे है, तो हॉब्स की पॉलिटिकल थियरी की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो हॉब्स की पॉलिटिकल थियरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करोगे? अरे फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। ठीक है, क्या लिखोगे? पहला लिखोगे। तुम थोड़ा पहुंच रहे थे ये, लेकिन वो गायब हो गया, पता नहीं फोकस किसके ऊपर रखना है, किस पे रखते हो तुम लोग। ठीक है, तो पहला क्या लिखना था? हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। अब जितने क्वेश्चन आज कराए हैं वो फिर से जाके करो, फिर देखो कितनी बार बट फुल स्टॉप हाउएवर। हॉब्स की हाँ, मतलब आप चाहे तो सेल्फ प्रिजर्वेशन, कुछ आप उसकी पॉलिटिकल थियरी पे बोलिए। तो हॉब्स इज अ फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर as the first person to give the complete theory of sovereignty. ठीक है, अब he established his theory of sovereignty on individualistic nature of man. ठीक है, on the basis of resolutive compositive method
he establishes that man is utilitarian by nature. अब इस बात को चूंकि साइकोलॉजिकल इगोइज्म है थोड़ा और एक्सप्लेन करो. मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर. ऑल ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय movement of particles in human brain. देखो, one can understand the movement of particle. ये ठीक कराते हैं. मूव अच्छा है, थोड़ा होल्ड करो. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन one's own brain, and thus he established the egoistic nature of man. फिर लिखो next, it is because of the egoistic nature of man that life of man in the state of nature is nasty, poor, डॉट डॉट करके कर दो. फिर नेक्स्ट, as a modern thinker, he uses the social contract tradition to establish the state. Scholars of social contract tradition represent the psychology of emerging bourgeois class. They project state as a, उसके implications लिखने हैं, as a man-made institution, a instrument of utility, to advance his interest. Right? Normally, the social contract tradition includes concepts like human nature, state of nature, process and outcome of contract. Concepts include state of nature, human nature, process and outcome of contract. Social contract की analysis लिखो. ठीक है, फिर लिख सकते हो on the basis of his analysis of human nature, he established the need of absolute state, at the same time he gives man right to resist the state. उसकी theory explain करो. डॉट डॉट करके छोड़ दो. इन केस स्टेट टेक्स अवे. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और साइकोलॉजिकल इगोइज्म में कोई नेचर नहीं. पॉलिटिकल थियरी
या he gives absolute state, gives absolute power to the state. At the same time, he gives right to resist the state. All his views on absolute state is based on his conception of psychological egoism, and the nature of authority of a state is based on social contract tradition. ठीक है, अब अपना कंपेयर करो खुद का आंसर क्या लिखा था, कुछ लिखा था हमारे आसपास है, जंबल्ड अप करके लिखा था। तो वही लिखना नहीं, पहले सोचना चालू करना है। तो इसमें पढ़ने से कुछ है, पढ़ के लिखते तो कुछ और खास लिखते, ऐसा होता है पेपर में है? हाँ, तो लिखना कैसे आएगा, जब सोचोगे, सोचोगे तो माइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी, यहां से करेंगे तो सही होगा, ये वाला इक्वेशन, ऐसे 3-4 स्ट्रीम्स ऑफ थिंकिंग करो, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो फिर खुद ही आएगा समझ में। तो हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, ये क्या है, प्योरली की स्पेलिंग PUERLY आज हो गई, आजकल कुछ और होगा ये। प्योरली कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल, प्योरली का क्या मतलब है, पुअरली तो नहीं। हॉब्स सोशल, ये बिंदी बिंदी चेहरे पे ही लगाओ, सही है, इधर वहां पे मत लगाओ बिंदी बिंदी है। कॉल्ड एज is based on self-interest, purely called as psychological egoism. Leo Strauss suggesting basis on contract is self-interest to preserve. बीच में लियो स्ट्रॉस कहां से कूद गए, बिंदी का इनको इंपॉर्टेंस है वैसे काफी है, टक ये लिख दिया आगे। सजेस्टिंग बेसिस ऑन कंट्रोल, इसमें है किसी का यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं, तुम लोगों में से कोई ऐसा नमूना नहीं है? इज सेल्फ इंटरेस्ट टू प्रिजर्व हिज लाइफ। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है आजकल, फुल स्टॉप के बाद स्मॉल से सब चालू होता है। The things have changed. It means that all people that they will transfer all of their right. That की कौन सी जरूरत है? Enjoy in the state of nature given to the state. State of nature given to the state, या पता नहीं what is the state of nature? State of nature, man, ये क्या है? Is sovereign. It means there was no authority, no limitation on liberty of man, complete free to do what he wanted. इन्होंने लेक्चर के हिसाब से लिख दिया है। It will result into situation of chaos. इसको बड़े उसमें लिखने की क्या लॉजिक है इसका? चेंजिंग वर्ड ऑर्डर, चेंजिंग राइटिंग, chaos. और उसमें ये ओ छोटा है कि बड़ा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हॉब्स, मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर, मैन ही नेस्टी था नहीं। इनके आंसर से कुछ भी सीखने नहीं है, अरे नहीं करना है ना, मैन ही हो गया नेस्टी। मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर नेस्टी था या स्टेट ऑफ नेचर नेस्टी थी? लाइफ ऑफ मैन, अच्छा लिखा है इन्होंने। सो स्टेट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ मैन, hence man will transfer all the rights except right to self preservation. In the process of contract, man transfer all of the right, फिर दो बार लिखा है इन्होंने। authority of state become absolute. According to Hobbes, man has two options, either to live in the absolute. क्वेश्चन का कहीं है ये क्वेश्चन का आंसर है कहीं? ना तो पॉलिटिकल थियरी लिखा, ना इगोइज्म लिखा, ना कुछ भी लिखा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इधर। तो पहला वाला उल्टा आंसर अच्छा दिख रहा था, आई डोंट नो।
है।